नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आई एम वेलकमिंग ऑल ऑफ यू इन माई टुडेज लाइव सेशन ऑफ SST in which we are here to discuss over the chapter of political science none other than polity, जिसको polity बोलते हैं। Chapter 1 class 10th power sharing. Up to now we discussed about the history of Belgium. We discussed about the happened situation in Sri Lanka. We discussed about the incident what happened in Pervez Musharraf time in Pakistan as well as the condition of China and all. देखो भाई, हम लोगों ने काफ़ी इन सभी चीज़ों की जो चर्चा की, चर्चा का मूल उद्देश्य क्या था? What was the main reason behind that? And the reason was very clear that from my past few sessions I am having a simple concept that I will give you the fact, I will give you the complete information regarding with respect to democracy. हम लोगों ने बेल्जियम को समझा कि कैसे डच ने फ्रेंच लोगों के ऊपर ओवर रूल करने का प्रयास किया। हमने इस बात को समझा कि कैसे सिंहलियों ने तमिल के ऊपर रूल करने का प्रयास किया। मतलब अगर आप कॉन्सेप्ट को समझें, इफ़ यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, इट मीन्स ऑल द डिस्कशंस, आइदर पाकिस्तान इंसिडेंट हो, आइदर चाइना इंसिडेंट हो, अभी तक की जो चर्चाएं चली हैं उसका बॉटम लाइन फैक्ट है इक्वालिटी, लैक ऑफ इक्वालिटी, समानता का अधिकार नहीं मिला। और इसी चीज की जो चर्चा है वो होते रही, इसी चीज की जो चर्चा है वह होते रही। आज हम इन इंसिडेंट के बाद, आज हम इस इंसिडेंट के बाद समझेंगे कि कैसे बेल्जियम और जब श्रीलंका की बात हो गई कि बेल्जियम ने समझदारी दिखाई, किस प्रकार से बेल्जियम ने स्थिति को नियंत्रण में किया, समथिंग इन चीज़ों को समझें। आफ्टर हैविंग द क्लैशेस बिटवीन डच एंड फ्रेंच पीपल इन बेल्जियम, द गवर्नमेंट ऑफ बेल्जियम decided something. Actually, whatever the path they decided to move on, that one was completely different with respect to Sri Lanka. The local government of Belgium, after getting clashes between both of the major communities, Dutch and French, they decided, or in another word we can say that they accepted, उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ, यहाँ पर संस्कृति में विविधता है, यहाँ पर भिन्न भिन्न संस्कृतियाँ रह रही हैं। And by the help of that, in between 1970 to 1993, they made 4 changes in their constitution. They made 4 changes in constitution. And the motto was clear. The motto behind the changing in constitution was very clear. क्यों? चूँकि वहाँ की सरकार जिसने 4 संवैधानिक संशोधन अपने संविधान में किए, उसका मूल उद्देश्य था कि वह इस बात को साबित कर सकें, इस बात से वहाँ की जनता को संतुष्ट कर सकें कि कोई भी कम्युनिटी बेगाना नहीं है। इट मीन्स द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द कम्युनिटीज दोज आर लिविंग और स्टेइंग इन बेल्जियम, और उनको इनइक्वालिटी फील नहीं, असमानता फील नहीं। एंड
for proving them, to prove them, they took major decisions. They took major decisions कि भाई चाहे डच भाषी हैं या फ्रेंच भाषी हैं, आप सभी बेल्जियम के लिए एक जैसे हैं, आप सभी यहाँ के लिए अपने हैं और सरकार आपके साथ किसी प्रकार की भेदभाव नहीं करे। एंड फॉर दैट द मेन थिंग व्हाट ही डिड, यू नो, आप जानते हैं उन्होंने मेन मुख्य काम क्या किया? यू विल बी सरप्राइज्ड, डेफिनेटली आई एम होपिंग दैट यू विल बी सरप्राइज्ड आफ्टर नोइंग ऑल दीज थिंग्स। अभी मैंने पिछले सेशन में तुमको बताया था डच भाषी बेल्जियम में उस वक्त कितने प्रतिशत थे? 59%, याद होगा। 40% फ्रेंच थे, 1% जर्मन एंड ऑल थे। एम आई क्लियर? 59, 40, 99, 1% जर्मन एंड ऑल, क्लियर है। लेकिन देखो कि 59% डच और 40% फ्रेंच था, मतलब अ गैप ऑफ 19% इन देयर पॉपुलेशन। बट after that also the government decided that in the ministry of the government the total number of ministers will be equal. It means whatever the total number of ministers who is representing Dutch community is equal to the total number of ministers those who are representing French community. 19% के अंतर के बावजूद सरकार की दूरदर्शिता देखिए कि लोगों के बीच में राष्ट्र के प्रति विश्वास जागे, उसके लिए उन्होंने आबादी के प्रतिनिधित्व के आधार पे मंत्रिमंडल का गठन नहीं किया, बल्कि उन्होंने निर्णय लिया कि जितनी संख्या में डच रिप्रेजेंटेटिव मिनिस्टर्स होंगे, मंत्री होंगे, उतनी ही संख्या में फ्रेंच रिप्रेजेंटेटिव भी मंत्री होंगे। और इस आधार से आप ये आसानी से समझ सकते हैं कि हाउ the government decided to give them the equal representation in their government। ये अपने आप में काल्पनिक लगता है। आज भी आप अगर अपने देश की तुलना करें तो ये एक होमवर्क है आप लोगों के लिए। फाइंड आउट द डाटा, find out the data of ministers with respect to their states in the current government। जो भारत की आज की सरकार है वहाँ किस राज्य से कितने व्यक्ति को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिली है, इसकी जानकारी आपको एज ए असाइनमेंट देना है। और आप पाएंगे कि जिस चीज़ की कल्पना बेल्जियम ने वर्षों दशकों पहले की थी, आज भी भारत में राज्यों के आधार पे प्रतिनिधित्व तो नहीं है, बल्कि यह कहा जा सकता है कि यह जो बनाने वाली सरकार, जो सरकार बनती है, उस पर निर्भर करता है कि वह किस राज्य से कितने लोगों का प्रतिनिधित्व अपने मंत्रिमंडल में थे। द सेकेंड थिंग व्हाट दे डिसाइडेड that lots of power they transferred from themselves to local governing body। जो बेल्जियम की केंद्रीय सरकार थी उसने अपनी बहुत सारी शक्तियों को क्षेत्रीय सरकारों को हस्तांतरित कर दिया। मतलब स्पष्ट है, it means after getting various type of powers the regional government is not completely liable to the central government। फायदा देखो, सरकार अगर नीति बनाती तो हो सकता था कि किसी पक्ष का विकास ज़्यादा होता, किसी क्षेत्र का विकास कम होता। नहीं, उसने जो शक्तियाँ थी
महत्वपूर्ण शक्तियों को क्षेत्रीय सरकारों को दे दिया, जिसका फायदा हुआ कि क्षेत्रीय सरकारें अपने क्षेत्रीय परिस्थिति के आधार पर कार्यों का क्रियान्वयन करने लगी। आप देख रहे होंगे कि कितनी बड़ी बात है, और इस चीज़ को समझने के लिए आपको भारतीय लोकतंत्र के तुलना में अगर मैं समझाऊंगा, जो कि किताब में नहीं है, तो आप ज़्यादा आसानी से समझें। पहली चीज़ कि भाई अगर राज्य 29 हैं और 58 मंत्री हैं, तो हर राज्य के 2 मंत्री होंगे, जैसा भारत में नहीं है। उत्तर प्रदेश के ज़्यादा होंगे, बिहार के ज़्यादा होंगे, मिजोरम के नहीं भी हो सकते हैं, केरला से नहीं भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे इनइक्वालिटी है, वहाँ पे इसको इक्वालिटी कर दिया गया। और दूसरा चीज़, पावर को केंद्र ने कई महत्वपूर्ण शक्तियों को लोकल बॉडी को दिया। तो भारत में लोकल गवर्निंग बॉडी कौन हो जाएगी? इट मीन्स राज्य सरकार। अब आप एक बात बताओ कि चीज़ें कितनी सरल और स्पष्ट हैं। अभी एक बजट अलॉट हुआ बिहार के लिए कि केंद्र सरकार इतना पैसा दे रही है, और एक बजट अलॉट हुआ केरला के लिए। अब स्वाभाविक है कि बिहार में अगर साक्षरता राउंड ऑफ 70% है और केरला में साक्षरता 99% है, तो इसका मतलब क्या है कि शिक्षा के प्रसार के लिए बिहार सरकार को ज़्यादा बजट रखना होगा वनिस्पत की केरला में शिक्षा फैली हुई है, तो वहाँ शिक्षा के प्रसार के लिए बजट नहीं होगा, शिक्षा के क्रियान्वयन के लिए बजट होगा। लेकिन बिहार में शिक्षा के प्रसार के साथ साथ शिक्षा के क्रियान्वयन के लिए बजट निर्धारित होगा। तो यह जो परिस्थिति है वो ज़्यादा आसानी से कौन समझेगा? राज्य सरकारें समझेंगी, लोकल गवर्निंग बॉडी समझेगी। तो इस चीज़ को दशकों पहले बेल्जियम ने लागू कर दिया। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू नो दैट इन ब्रुसेल्स में एक अलग सरकार है। कारण स्पष्ट होगा, आप पढ़े होंगे कि कुल आबादी 40% फ्रेंच की, कुल आबादी 59% डच की, लेकिन ब्रुसेल्स में 80-20 का रेशियो हो जाता है। मतलब वहाँ पर जो सामाजिक संरचना है वो कंप्लीटली डिफरेंट है विथ रिस्पेक्ट टू अदर पार्ट्स इन बेल्जियम। तो वहाँ अलग सरकार है और उसमें दोनों सरकारों का बराबर प्रतिनिधित्व। एंड द मेन थिंग दैट the French community based people accepted the concept of equal representation because of Dutch also accepted the equal representation। वस्तुतः इस चीज को समझना है कि फ्रेंच भाषी जो लोग थे उसने ब्रुसेल्स में समान प्रतिनिधित्व के इस प्रस्ताव को स्वीकार इसलिए किया क्योंकि डच भाषी लोगों ने भी केंद्रीय सरकार में बराबरी की भागीदारी की स्वीकारोक्ति दी। इस चीज को समझो, मतलब इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन ब्रुसेल्स द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द अदर लोकल गवर्निंग बॉडी। तो ये एक्सेप्ट होने का जो सबसे बड़ा कारण यही था कि भाई डच वाले जो थे वो केंद्रीय में इक्वलिटी देने के लिए तैयार हो गए। तो जब केंद्रीय में इक्वलिटी देने के लिए तैयार हो गए तो जो फ्रेंच वाले थे उन्होंने लोकल गवर्निंग बॉडी में भी इक्वलिटी देने को मान्यता ले ली। एंड दैट वन वाज द रीजन। एंड इन बेल्जियम अ पार्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, अ पार्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, वन अदर काइंड ऑफ गवर्नमेंट इज ऑल्सो वर्किंग एंड दैट वन इज नोन एज कम्युनिटी गवर्नमेंट। केंद्रीय और राज्य सरकार के अलावा वहां पर एक सामुदायिक सरकार की भी संरचना है। एंड द फॉर्मेशन ऑफ कम्युनिटी बेस्ड गवर्नमेंट इज कंप्लीटली बेस्ड अपॉन द पीपल दोज आर यूजिंग सिमिलर लैंग्वेजेस। मतलब डच, फ्रेंच और जर्मन बोलने वाले समुदायों के लोग, चाहे वो जहां भी रहते हो बेल्जियम में, इस सामुदायिक सरकार को चुनते हैं। आप कहीं भी रहते हैं, लेकिन ये जो सामुदायिक गवर्नमेंट है इसके चेयर में डच, फ्रेंच और जर्मन, चाहे वो बेल्जियम के किसी भी हिस्से में रह रहा हो, वो इसके गठन में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करता है। एंड डेफिनेटली
अगर कोई ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट पर, अपनी संस्कृति पर आधारित सामुदायिक सरकार है, इसका मतलब क्या है कि भाई वो अपनी संस्कृति को, ट्रेडिशंस को, एजुकेशन को, लैंग्वेजेस को एक सही जगह देगा, सही स्थान देगा और उस पर उचित फैसला करेगा। माइट बी पॉसिबल दैट यू विल फील दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ बेल्जियम, वॉट एवर taken by the government in that time, is little bit different, but it's the fact that after implementing such kind of concept, now in current scenario you can see that you will hear very less, मतलब बहुत ही न्यूनतम आप वहाँ के बेल्जियम देश के विवादों के बारे में आज विश्व की सभ्यता सुन रही है। एंड दैट वन वॉज द कॉन्सेप्ट व्हाट वॉज बिल्ड अप बाय द गवर्नमेंट ऑफ बेल्जियम इन दैट टाइम। एंड इन माय नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस दैट अभी तक जो मैं चर्चा कर रहा था, इक्वल रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है? यही तो पावर शेयरिंग है, सत्ता को साझा करना, यही तो पावर शेयरिंग है। इक्वल रिप्रेजेंटेशन फॉर डच एंड फ्रेंच, ये क्या है? यही इसके पीछे का सार यही है कि सत्ता की साझेदारी हो रही है, सत्ता किसी एक वर्ग के हाथ में ना होकर सत्ता जो है सबकी भागीदारी सत्ता में सुनिश्चित की जा रही है। Now in my next session we will discuss that why power sharing is important and all. Thank you. Have a great day.